एवरीवन, आज हम इस वीडियो में टर्माइट्स का लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे और ये पार्ट सेकेंड वीडियो रहेगा। और इसके पहले की वीडियो में जो पार्ट फर्स्ट था, इसमें हमने टर्माइट्स का इंट्रोडक्शन मीन्स इनका सिस्टमेटिक पोजीशन, इनका हैबिट एंड हैबिटेट और इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी किए थे। अगर आपको ये वीडियो देखना हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं टर्माइट्स की लाइफ साइकिल। टर्माइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट मीन्स इनकी लाइफ साइकिल में जब एग हैच होगा, मीन्स जब अंडा फूटेगा, तो उससे लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता, उससे इमैच्योर इंसेक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिनको हम बोलते हैं निम्फ। और निम्फ आगे चलकर उसमें मॉल्टिंग होगी, उसमें डेवलपमेंट होगा और वही उसके बाद एडल्ट टर्माइट्स मीन्स एडल्ट इंसेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी लाइफ साइकिल को हम इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल बोलते हैं या फिर हेमी मेटाबोलस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। द टर्माइट्स रिप्रेजेंट इनकम्प्लीट हेमी मेटाबोलस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल विच इंपॉर्टेंट फीचर्स आर एज फॉलोज। यह टर्माइट्स का लाइफ साइकिल का डायग्राम है। इसमें मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो एलेट मेंबर्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव कास्ट होते हैं, वो रेनी सीजन में उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और वो न्यूट्रियल फ्लाइट में जाते हैं। न्यूट्रियल फ्लाइट मीन्स ऐसा फ्लाइट जिसमें मेल और फीमेल कपल में फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। और जब उड़ते रहते हैं, मतलब फ्लाई करते रहते हैं, तब उनका विंग गिर जाता है। उनका पंख उनकी बॉडी से अलग हो जाता है और अलग होकर कपल में ही मेल और फीमेल आके नीचे गिरते हैं सॉइल पर। और सॉइल पर जब गिरते हैं तो वो मिट्टी में होल करना शुरू कर देते हैं, होल करते हैं और वहीं पर ही ये कॉपुलेशन करते हैं। कॉपुलेशन जब एलेट जब नीचे गिरते हैं, तब वो जो मेल एलेट होता है वो किंग में कन्वर्ट होगा और जो फीमेल एलेट होंगी वो क्वीन में कन्वर्ट होंगी। जब मेल और फीमेल नीचे गिरते हैं और दोनों मिलकर सॉइल में होल करते हैं, वो अपना स्पेस बनाते हैं अपना रहने के लिए, जिससे वो कॉलोनी को स्टेबलाइज कर सकें। तो वहाँ पर क्या होता है, ये मेल है, ये किंग है, और क्वीन है, फीमेल है। ये क्रॉस का साइन है। क्रॉस का साइन मीन्स इनमें कॉपुलेशन होगा। कॉपुलेशन होने के बाद इनमें 70 से 80 हज़ार एग्स पर डे, मतलब प्रतिदिन इनमें 70 से 80 हज़ार एग्स का फॉर्मेशन होगा। और फॉर्मेशन ऐसी फीमेल जो अंडे को प्रोड्यूस करती हैं, मतलब जो एग को देती हैं, उनको हम बोलते हैं ओवी पोजीशन। और जब इसमें मेल फीमेल को कॉपुलेट करेगा तो फीमेल का एब्डोमेन का साइज इंक्रीज होता है, जिनको हम बोलते हैं फाइसोगैस्ट्रिन। ऐसा स्टेज जब फीमेल का एब्डोमेन इंक्रीज हो जाए कॉपुलेशन के बाद, उनको हम बोलते हैं फाइसोगैस्ट्रिन। और जो क्वीन होती है, इनमें फाइसोगैस्ट्रिन स्टेज दिखाई देता है। ये इसका एब्डोमेन का रीजन है और ये स्वेलन हो गया है, फूल गया है, मीन्स इंक्रीज हो गया है। और जब ये कॉपुलेट करेंगे मीन्स जब फर्टिलाइज होंगी फीमेल, तब ये 70 से 80 हज़ार मीन्स 70,000 to 80,000 एग्स पर डे, 70 से 80 हज़ार अंडे को प्रतिदिन देगी। और जब अंडा हैच होगा अबाउट 7 डेज मीन्स 1 वीक्स के बाद, जब अंडा हैच होगा मीन्स जब अंडा फूटेगा, तो उससे इमैच्योर इंसेक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं निम्फ। जब इमैच्योर इंसेक्ट का फॉर्मेशन होता है और यही इमैच्योर इंसेक्ट आगे ही चलकर ये एडल्ट इंसेक्ट में कन्वर्ट होता है। कब कन्वर्ट होगा? अबाउट 6 महीने बाद, मीन्स 6 महीने बाद निम्फ आगे चलकर इमैच्योर से एडल्ट इंसेक्ट में कन्वर्ट होगा। और टर्माइट्स की कॉलोनी में इनके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे कि इसमें सोल्जर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव कास्ट में एलेट होते हैं, मेल और फीमेल, जो आगे चलकर किंग या फिर क्वीन में या फिर रिजर्व कास्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो इनमें हमें देखने को ये पाया गया है कि अगर पहली बार, मतलब फर्स्ट जनरेशन है, मतलब पहली बार जनरेशन है, पहली पीढ़ी है, तो फीमेल जो भी एग देगी मोस्टली उससे वर्कर्स से निकलते हैं, वर्कर्स और सोल्जर से निकलते हैं। और जब उससे, मतलब जैसे जैसे समय बीतता रहता है, जैसे जैसे जनरेशन चलती रहती है, उसी हिसाब से उनमें रिप्रोडक्टिव कास्ट का भी फॉर्मेशन होता है। तो पहले एक हैच हुआ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कास्ट, मतलब कास्ट का डिफ्रेंसिएशन है, जिसमें कि हमें देखने को मिलता है इनकी कास्ट में वर्कर्स हैं, सोल्जर्स हैं। रिप्रोडक्टिव कास्ट में इनमें एलेट हैं, मेल फीमेल। रिजर्व कास्ट होते हैं जो अगर इमरजेंसी कंडीशन पड़ती है, मीन्स अगर किंग या क्वीन मर जाते हैं, तब रिजर्व कास्ट को रॉयल फूड खिलाया जाता है, तब वो कन्वर्ट होते हैं किंग या फिर क्वीन में, जब इमरजेंसी कंडीशन पड़ती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि निम्फ है, निम्फ 6 महीने बाद इनमें डिफ्रेंसिएशन होगा। डिफ्रेंसिएशन होकर इनमें वर्कर्स का फॉर्मेशन होगा। वर्कर्स जो काम करते हैं, जो एक लेबर की तरह काम करते हैं, जो टर्मिटेरियम या फिर टर्मिनेरिया, जो टर्माइट्स का जो घर होता है, दीमक का घर, उनको हम बोलते हैं टर्मिटेरिया या फिर टर्मिनेरिया। वर्कर्स उसको बनाते हैं सॉइल से या फिर अपने
उनके बॉडी से जो भी वेस्टेज निकलते हैं उनको बनाते हैं, उनसे बनाते हैं। और ये फूड का फॉर्मेशन मीन्स ये सभी जितने भी मेंबर्स हैं इन सभी को वो फूड प्रोवाइड करते हैं। और सोल्जर्स में दिख रहा होगा, सोल्जर्स जो मतलब इनका कॉलोनी होता है उनको ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और एक कास्ट होता है रिप्रोडक्टिव कास्ट, निम्फ या तो वर्कर्स में कन्वर्ट हुआ या तो सोल्जर्स में कन्वर्ट हुआ, और एक कास्ट इनका होता है रिप्रोडक्टिव कास्ट। और रिप्रोडक्टिव कास्ट ही आगे चलकर एलेट में कन्वर्ट होगी। जब ये एलेट में कन्वर्ट होगी तो फिर इनमें आपको दिख रहा होगा ये है विंग, इनके पास 1 पेयर विंग रहते हैं जिसकी मदद से ये रेनी सीजन में उड़ते हैं आसमान में, जिनको हम बोलते हैं एलेट को ही हम बोलते हैं पाखी। मतलब ये तब जब रिप्रोडक्टिव कास्ट जब एलेट में कन्वर्ट हुआ, निम्फ एलेट में कन्वर्ट हुआ, जो मतलब रिप्रोडक्टिव कास्ट है इनके पास अभी पंख है, इनको हम बोलते हैं पाखी। ये बारिश के मौसम में मीन्स ये रेनी सीजन में न्यूट्रियल फ्लाइट मीन्स मेल और फीमेल, एलेट मेल एंड फीमेल दोनों साथ में उड़ते हैं। और उड़कर जब नीचे गिरते हैं तब ये सॉइल पर होल बनाते हैं और मेल और फीमेल साथ में होल बनाते हैं। और उसी होल में फीमेल और मेल मीन्स जो फीमेल है वो क्वीन है और जो मेल है वो किंग है, वो दोनों कॉपुलेट करते हैं। जब होल बना लेते हैं, अपना स्पेस बना लेते हैं, उसके बाद एक क्रॉस का साइन है, कॉपुलेट करेंगे। कॉपुलेशन के बाद मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद जो टर्माइट फीमेल होगी वो ओविड पोजीशन में 70 से 80 हज़ार एग्स पर डे देगी। और एक में हैचिंग होगी, अंडा फूटेगा तो निम्फ का फॉर्मेशन होगा। और निम्फ में ही डिफ्रेंसिएशन ऑफ कास्ट, फिर से इसमें वर्कर्स बनेंगे, सोल्जर्स बनेंगे, इनमें रिप्रोडक्टिव कास्ट एलेट बनेंगे, एलेट के पास पंख होगा, फिर से उड़ेगा, फिर ये जाएगा। इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। अब हम यह देखते हैं कि हमें इनकी लाइफ साइकिल किस तरीके से लिखनी है। यूजुअली ड्यूरिंग द लेट स्प्रिंग और अर्ली समर मीन्स जब वसंत ऋतु होता है उस समय ये क्या करते हैं, द स्वार्म ऑफ एलेट रिप्रोडक्टिव कास्ट विंग्ड दैट इज़ मेल और फीमेल इमर्ज आउट फ्रॉम द कॉलोनी। जब वसंत ऋतु होता है उस समय जो एलेट होते हैं जिनके पास विंग होता है, पंख होता है, वो अपने कॉलोनी से निकलते हैं और बाहर आते हैं। बाहर आकर वो आसमान में मीन्स स्काई में उड़ते हैं। लेटर ऑन दे सेट देयर विंग्स, और जब वो उड़ते हैं कुछ समय बाद वो अपने विंग्स को नीचे गिरा देते हैं। जब वो नीचे गिरा देते हैं एलेट से, जब वो अपना विंग नीचे गिरा देते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं डी एलेट। सेटल डाउन ऑन अर्थ, वो ज़मीन पर आके मतलब पृथ्वी पर आकर गिरते हैं। एंड टुगेदर बिगिंस आई स्मॉल एक्सकवेशन फॉर इस्टेब्लिशमेंट फॉर नेक्स्ट कॉलोनी। एक्सकवेशन मीन्स वो अपना मतलब जब सॉइल में गिरते हैं तब वहाँ पर होल करना शुरू कर देते हैं, मीन्स खुदाई करना शुरू कर देते हैं। जब वो ज़मीन पर गिरे मिट्टी में होल करना शुरू कर देते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सकवेशन, जिससे वो अपना नेक्स्ट कॉलोनी मीन्स अपना उनका उनके बाद उनका मतलब जिनका घर होता है, कॉलोनी होता है, जिनको हम नेस्ट बोलते हैं, जिनको टर्मिटेरिया या फिर टर्मिनेरियम बोलते हैं, ये उसका फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। दस ईच मेकिंग पेयर स्टेबलाइजेस अ न्यू कॉलोनी इन विच दे बिकम इट्स रॉयल पेयर। जब कॉलोनी को स्टेबलाइज कर दिए उसमें क्या होगा, मेल और फीमेल जो किंग और क्वीन हैं वो पेयर में आकर रहेंगे। At this time, the making occurs and queen lays eggs as well as watches first brood। जब रॉयल पेयर उस कॉलोनी टर्मिनेरियम में रहने लगे वहाँ पर वो मेकिंग अकर्स मीन्स वहाँ पर वो कॉपुलेशन करेंगे। कॉपुलेशन करके किंग क्वीन को फर्टिलाइज करेगा। उसके बाद क्वीन लेस एग्स, उसके बाद क्वीन जो रानी है वो अंडे को देगी, एग्स को देगी, और जो एग देगी वो 70 से 80 हज़ार प्रतिदिन देगी, मतलब पर डे देगी। एज वेल एज वॉचेस फर्स्ट ब्रूड, वो अपनी जो उनका जो पहला मतलब उनका अगर फर्स्ट रिप्रोडक्शन होगा तो उनकी वो केयर करेंगे। जो उनसे निम्फ का फॉर्मेशन होगा, जो उनसे ब्रूड्स जिनका बच्चे का फॉर्मेशन होगा वो उनकी केयर करेगी। सी फीड्स दी फर्स्ट यंग्स विथ हिज सलाइवा एंड अदर सिक्रेशन अंटिल दे आर एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। जो क्वीन होगी जिससे निम्फ का फॉर्मेशन हो रहा है, जिनका फर्स्ट यंग्स मतलब वो जब अभी छोटे हैं, मतलब जिनका पहला रिप्रोडक्शन का जो बच्चा होगा वो उनको केयर करेगी, मीन्स उनका ध्यान देगी। कैसे ध्यान देगी, जो क्वीन है उसकी बॉडी से जो सलाइवा का फॉर्मेशन होगा और जिससे अदर सिक्रेशन, उसकी बॉडी से जो भी सिक्रेशन होगा वो उसी से जो है उसी से निम्फ का टेक केयर करेगी, उसी से उसका देखभाल करेगी, वही उसको देगी खाने को। वंस द निम्फ्स आर सेल्फ रिलायंट मीन्स जब निम्फ बड़े हो गए, मीन्स जब अंडा फूटा निम्फ थोड़ा बड़े हो गए, जब वो आत्मनिर्भर हो गए मीन्स सेल्फ रिलायंट हो गए, उस समय वो क्या करेंगे कि अब वो क्वीन है वो अब उसको फीड नहीं कराएंगे निम्फ को। अब वो अगली जनरेशन के लिए मतलब अगली जनरेशन के लिए रिप्रोडक्शन करेंगे, मीन्स कॉपुलेशन करेंगे किंग और क्वीन। दे स्टार्ट फीडिंग रॉयल पेयर विच डिवोट्स इटसेल्फ फॉर ब्रीदिंग।
जो निम्फ बना, अब वो क्या करेंगे, अब वो किंग और क्वीन को फीड कराएंगे, उनको भोजन देंगे, जिससे क्या होगा कि रॉयल पेयर अब फ्री हो गए हैं। अब वो सिर्फ जो है फर्टिलाइजेशन मीन्स अब वो कॉपुलेशन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, जिससे उनका अगला जनरेशन आ सके। इन द बिगनिंग ऑफ कॉलोनी all the nymphs metamorphose differentiation into workers and soldiers along with some complementary that is reserve caste। जब निम्फ का फॉर्मेशन हुआ, निम्फ में अब मेटामॉर्फोज होगा, उनका डिफ्रेंसिएशन होगा, मीन्स उनमें अब मतलब डेवलपमेंट होगा, जिससे वो एडल्ट इंसेक्ट में कन्वर्ट हो। तो उनमें क्या होगा, कुछ तो वर्कर्स में बदलेंगे, कुछ वर्कर्स में होंगे मीन्स लेबर जो खाना को बनाएंगे मीन्स भोजन को प्रोवाइड कराएंगे, कुछ तो सोल्जर्स बनेंगे, जो सोल्जर्स मीन्स वो कॉलोनी को प्रोटेक्ट करेंगे, एंड अलॉन्ग विथ सम कम्प्लीमेंट्री रिजर्व कास्ट, कुछ तो एलेट में कन्वर्ट होंगे और कुछ रिजर्व कास्ट में कन्वर्ट होंगे, जिससे कि कभी इमरजेंसी कंडीशन पड़ा तो किंग और क्वीन को अगर रिप्लेस करना पड़ा, अगर उनकी डेथ हो गया तो रिजर्व कास्ट ही रॉयल फूड खाकर वो फिर से कन्वर्ट होते हैं किंग या फिर क्वीन मीन्स रॉयल पेयर में वो बनते हैं। लेटर ऑन आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनी ऑल काइंड्स ऑफ कास्ट आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू नॉर्मली। जब कॉलोनी बन गई उसमें जो कास्ट है वो अपने आप नॉर्मली अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, जिनमें उनको सोल्जर्स को कन्वर्ट होना रहता है, लेबर को कन्वर्ट मीन्स वर्कर्स को भी कन्वर्ट होना रहता है, किंग क्वीन एलेट और इनका रिजर्व कास्ट सभी नॉर्मली रूप से ही कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइफ साइकिल के बाद अब हमें इसमें टर्माइट्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखना है, मीन्स ये आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है इस एटमॉस्फेयर में। इसमें हमें इनका यूजफुल इम्पैक्ट भी पढ़ना है और हार्मफुल इम्पैक्ट भी पढ़ना है। तो हम देखते हैं टर्माइट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई 3106 स्पीसीज। टर्माइट्स की 3106 स्पीसीज पाई गई हैं इस वर्ल्ड में। सोर्स वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ये हर जगह पाई जाती हैं इस वर्ल्ड में एक्सेप्ट अंटार्कटिका और साउथ पोल। साउथ पोल और अंटार्कटिका ऐसा रीजन है जहाँ पर टर्माइट्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इनके लिए वो एटमॉस्फेयर अनफेवरेबल कंडीशन है, मीन्स वहाँ का ह्यूमिड टेम्परेचर इनके लिए अनफेवरेबल है, इसलिए वहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। बट ये पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में है एक्सेप्ट अंटार्कटिका और साउथ पोल। दे हैव ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आर एज फॉलोज। इनका आर्थिक रूप से बहुत योगदान है इस एटमॉस्फेयर में। तो हम सबसे पहले इनका यूजफुल इम्पैक्ट देखते हैं। इनका मतलब बहुत यूजफुल मतलब इनका बहुत यूज भी होता है। तो इनका इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स, तो फर्स्ट हम देखते हैं टर्माइट्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक मीथेन, वन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस्ड बाई ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज। इसमें क्या होता है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो टर्माइट्स होते हैं इनमें सेलुलोज को जब ये डाइजेस्ट करते हैं तब इनमें क्या होता है कि इनसे मीथेन का फॉर्मेशन होता है। मीथेन एक ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस होता है। अगर ये एटमॉस्फेयर में एक कांस्टेंट अमाउंट में ना रहा तो एटमॉस्फेयर में बहुत चेंजेस होगा। तो टर्माइट्स इनको मीथेन को बैलेंस करने में हेल्प करता है, जो है ग्रीन हाउस गैस। एटमॉस्फेयर में इसका कांस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्माइट्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक मीथेन, वन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टर्माइट्स आर डिट्रीवोरस। डिट्रीवोरस मीन्स फीडिंग ऑन डेड और डीके ऑर्गेनिक मैटर। जो भी सड़े मतलब जो भी डेड हो गए डीके हो गए ऐसे मैटर को टर्माइट्स ही खाते हैं, उनका वही फूड है। तो ये क्या करते हो मतलब उनको मतलब एक तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, जिनको हम बोलते हैं डिट्रीवोरस, एंड प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ प्लांट और एनिमल्स इन नेचर दैट इज़ इको फ्रेंडली। ये इको फ्रेंडली मीन्स ये इन्वायरमेंट के फ्रेंड हैं एक तरीके से। जो भी रिसाइकल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जो भी प्लांट डेथ हो गया, जो भी एनिमल्स डेथ हो गया, उनको ये रिसाइकल मीन्स उनको क्लीन करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। इसीलिए इन्वायरमेंट का इकोसिस्टम का ये फ्रेंड है, क्योंकि ये डिट्रीवोरस होते हैं, इसीलिए ये फीडिंग ऑन डेड और डीके मैटर। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज अ फूड बाई अ नंबर ऑफ बर्ड्स एज वेल एज ट्राइबल मैन। जो बर्ड्स होते हैं, जो पंछी होते हैं, टर्माइट्स उनका एक तरीके से भोजन है, वो उन्हीं को खाते एक तरीके से टर्माइट्स मतलब फूड की मतलब जो बर्ड्स होते हैं उनका फूड का एक काम करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज ट्राइबल मैन, वर्ल्ड में मतलब इस संसार में ऐसे भी लोग हैं एशिया के साइड में देखने को मिलेंगे जो आज भी जंगल में ही रहते हैं, आदि मानव मीन्स ट्राइबल मैन की तरह ही रहते हैं। उनको अभी मतलब इतना इन्वायरमेंट मीन्स अपना इतना वेल डेवलप हो गया है अपना वर्ल्ड, इनको अभी इतना जानकारी भी नहीं है, वो आदि मानव की तरह रहते हैं। तो जो होते हैं ट्राइबल मैन, वो क्या करते हैं, वो टर्माइट्स को ही पकड़ कर लेके आते हैं और उनको ही वो
फूड की तरह खाते हैं, उनको बनाकर खाते हैं। और जो टर्माइट्स होते हैं इनकी बॉडी में कई सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इनमें प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। तो इनसे क्या होता है कि कुछ लोग तो इनका अचार बना के खाते हैं, और इनमें ये भी है कि इनसे फूड भी मिलता है और इनसे मेडिसिन भी प्राप्त होते हैं। यूजफुल इम्पैक्ट के बाद मीन्स इनका इम्पोर्टेंस या फिर बेनिफिट्स के बाद अब हम इनका हार्मफुल देखते हैं कि क्या क्या डैमेज कॉज कर रहे हैं इन्वायरमेंट में। टर्माइट्स फीड्स ऑन सेलुलोज डाइट्स। टर्माइट्स क्या खाते हैं, कैसा भोजन खाते हैं, सेलुलोज डाइट खाते हैं। विच दे ऑब्टेन, मतलब ये ऊँट से जो लकड़ियों का जो भोजन होता है उनको खाते हैं। विच दे ऑब्टेन फ्रॉम डेड एंड लिविंग वेजिटेबल्स मैटर, ये तो उनको डेड या फिर लिविंग वेजिटेबल मैटर से ही प्राप्त होगा। एंड डिस्ट्रॉय वुड वर्क, जितने भी लकड़ियों के काम होते हैं कि उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, मीन्स उनको ख़राब करते हैं, बेकार करते हैं। फर्नीचर से बने जितने आइटम्स होते हैं उनको बेकार करते हैं, फेंसेस को भी बेकार करते हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स, जितने भी इलेक्ट्रिक पोल होते हैं उनको भी बेकार करते हैं। और कभी कभी तो ये हमारे बुक्स में भी लग जाते हैं, क्योंकि बुक्स जो हमारा बनता है वो भी एक सेलुलोज मटेरियल ही है। हाउस होल्ड आर्टिकल्स, जितने भी हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं इनको बहुत नुकसान करते हैं, जैसे हमारे डोर्स, विंडोज़, इनको भी बहुत नुकसान करते हैं। दे आल्सो डैमेज ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट ट्रीज एंड ट्रीज ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये क्या करते हैं, जो टर्माइट्स होते हैं ये हमारे क्रॉप्स, हमारे फसल को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, फ्रूट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जो ट्रीज़ होते हैं अगर वो ट्रीज़ पर लग गए तो ट्रीज़ को भी पूरा खा जाते हैं। एंड ट्रीज ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, द टर्माइट्स अटैक्स प्लांट फ्रॉम द प्लांटेशन टू द हार्वेस्टिंग। टर्माइट्स ऐसे इंसेक्ट होते हैं, मीन्स ये ऐसे पेस्ट हैं, ये क्या करता है कि कोई प्लांट लग रहा है, मीन्स उनका प्लांटेशन हो रहा है, अभी लग रहा है, और जब तक वो जिंदा रहेगा, मतलब लगने से मतलब प्लांटेशन से हार्वेस्टिंग तक, जब तक वो प्लांट कट नहीं जाता तब तक उस टर्माइट से इनको बहुत खतरा रहता है प्लांट को, क्योंकि अगर ये लग गए उसमें ट्री में, प्लांट में, तो इनको पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। टू दिस नेचर ऑफ डैमेज दे आर रिगार्डेड एज पॉपुलर इंसेक्ट पेस्ट। इन्हीं सब रीजन से, इन्हीं सब कारण से इनको रिगार्ड किया गया है एक पॉपुलर इंसेक्ट पेस्ट में। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बाद अब इसमें हमारा लास्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑफ टर्माइट्स। अगर कहीं पर टर्माइट्स लग गए तो हम इनको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। द इन्फेस्टेशन, इन्फेस्टेशन मीन्स इन्फेक्शन ऑफ टर्माइट्स, जहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है जिनको हम बोलेंगे इन्फेस्टेशन, कैन बी कंट्रोल्ड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। इनको हम कई सारे मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है रिमूव एंड बर्न दी स्टबल्स फ्रॉम दी फील्ड्स एट प्लॉइंग टाइम। अगर कहीं पर एग्रीकल्चर हुआ है, मीन्स प्लॉइंग हुई, वहाँ पर जुताई हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी मतलब क्रॉप्स हैं, जो भी मतलब क्या कहते हैं घास फूस बचे हैं उस फील्ड में जहाँ पर जुताई हुई है, एग्रीकल्चर हुआ था, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें जो भी घास फूस है उनको हम लेकर क्या कर सकते हैं, उनको जला सकते हैं, उस फील्ड से हटा दें, जिससे क्या होगा कि अगर उसमें टर्माइट्स के अंडे भी होंगे वो लोग जलकर मर जाएंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा अनरॉटन कैटल डंग शुड नॉट बी मिक्सड इन फील्ड एज मैन्योर। मैन्योर मीन्स खाद। लोग क्या करते हैं, जो काऊ डंग होता है, मीन्स अनरॉटन मीन्स जो सड़ा हुआ ना हो, अनरॉटन को मीन्स जो गाय का गोबर होता है जिससे को हम बोलते हैं कैटल डंग या फिर काऊ डंग, जब ये अनरॉटन होता है तो उनको ही वो फील्ड में डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर तब टर्माइट्स के लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें ऐसा काऊ डंग यूज करना चाहिए जो रॉट हो चुका हो, मीन्स जो सड़ गया हो, वो उसी को हमें जो है मैन्योर में यूज करना चाहिए। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिक्स्ड 10% BHC। BHC बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC किसे कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड एट द रेट ऑफ 30 kg पर हेक्टेयर एंड 5% हेक्टाक्लोरो और 5% क्लोरेडेन एट द रेट ऑफ 25 kg पर हेक्टेयर इन द सॉइल बिफोर सोइंग क्रॉप। हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर मीन्स क्रॉप्स को लगाने के पहले, फसल को लगाने के पहले हम उसमें 10% BHC को एट द रेट ऑफ 30 kg पर हेक्टेयर को, इसमें हम क्या क्या मिक्स कर सकते हैं, 5% हेक्टाक्लोरो या फिर 5% क्लोरोडेन, किसी को भी इनमें BHC में मिक्स कर दें। उससे क्या होगा, मिक्स करने के बाद इनको मिट्टी में डाल दें। क्रॉप्स मीन्स फसल को लगाने से पहले ही हम इसको मिट्टी में डाल दें, जिससे हमारे क्रॉप्स कोई नुकसान न कर पाएँ। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन स्टैंडिंग क्रॉप। जो क्रॉप मतलब लग चुके हैं, अगर उसमें मान लीजिए ये लगा टर्माइट्स, तो हम इनको किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 3.5 to 4 लीटर ऑफ हेप्टाक्लोर 20 EC और गामा BHC 20 EC में भी मिक्सड विद इरीगेशन वाटर। मतलब जो भी इरीगेशन, जो भी सिंचाई का पानी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं
कि इन दोनों केमिकल में से किसी भी केमिकल को यूज करके हम टर्माइट्स अगर लग गए हैं फसल में तो हम इनसे बच सकते हैं। सिंचाई पानी मतलब इरिगेशन वाटर में डालकर हम इसका छिड़काव करेंगे तो इससे टर्माइट्स मर जाएंगे। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, टर्माइट्स इन्फेस्टेड ट्रीज शुड बी स्प्रेड 0.03% हेप्टाक्लोर 20 EC और 0.03% गामा BSC एट द रेट ऑफ 5 to 10 लीटर पर ट्री अकॉर्डिंग टू नीड। मतलब अगर किसी ट्री में टर्माइट का इन्फेक्शन हो गया, मीन्स इन्फेस्टेड ट्रीज हो गया टर्माइट से, तो हम क्या कर सकते हैं कि जिस तरीके से प्लांट हो या फिर ट्री हो उसी अमाउंट में हम इन दोनों केमिकल का यूज करके, दोनों में से किसी भी केमिकल का यूज करके हम उस ट्री पर स्प्रे करेंगे, जिससे वो ट्री टर्माइट्स के इन्फेक्शन से बच सके, उसमें उनमें जो भी इन्फेक्शन हुआ है टर्माइट्स मर जाएं उसमें। नाउ अ डेज मीन्स आज के समय में, मतलब अभी के समय में बहुत कॉमन है फाइप्रोनिल, जिसको हम बोलते हैं फिनाइल पायराजोल। ये ऐसा केमिकल है जिसको फार्मर्स इस समय बहुत यूज कर रहे हैं, किसान इसे बहुत यूज कर रहे हैं अपने क्रॉप्स को टर्माइट से बचाने के लिए। और दूसरा है क्लोरपाइरीफॉस, जिसका इस्तेमाल हम अगर फर्नीचर्स में टर्माइट्स लग गया है तो इसका यूज़ करके हम फर्नीचर्स को सेव करते हैं। साइपरमेथ्रिन आर आल्सो यूज एज टर्मिटिसाइड्स, मीन्स टर्माइट से बचने के लिए इन सभी केमिकल का यूज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं टर्मिटिसाइड्स। आज हमने इस वीडियो में एक चैप्टर जिसका नेम है टर्माइट्स, जिनको हम दीमक बोलते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, जिसमें पार्ट फर्स्ट में इनका हमने इंट्रोडक्शन, मीन्स इनका सिस्टमेटिक पोजीशन, इनकी मार्फोलॉजी, इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए थे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज इस पार्ट में हमने इनका लाइफ साइकिल, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस और इनका कंट्रोल, इन सब के बारे में स्टडी किए हैं। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं BSc थर्ड जियोलॉजी का पूरा पेपर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पेपर पूरा कंप्लीट कराऊंगी विथ नोट्स।